आज हम लोग बात करेंगे रेगुलेटिंग एक्ट की। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 ईस्वी में लागू किया गया था। 1773 ईस्वी में अंग्रेजी सरकार के द्वारा भारतीय प्रशासन में किए जाने वाले सुधारों में यह प्रथम प्रयास था। इसे समझने से पहले हमें यह देखना होगा कि भारत में कंपनी की कार्य प्रणाली कैसी थी। इस अधिनियम को लाने की जरूरत क्यों पड़ी और इसके क्या क्या प्रभाव थे, इन सभी बातों पर हम आज एक एक करके प्रकाश डालने का प्रयास करेंगे। आइए देखते हैं कि कंपनी की कार्य प्रणाली कैसी थी। कंपनी के दो कार्य क्षेत्र थे। कार्य क्षेत्र दो थे, मुख्यालय एक था। कार्य क्षेत्र दो थे, इंग्लैंड और इंडिया। ये दो कार्य क्षेत्र थे, ध्यान दीजिएगा, कार्य क्षेत्र थे। इन दो जगहों पर कंपनी काम किया करती थी। इंग्लैंड में करने वाले भाग को गृह शब्द से प्रस्तुत किया जाता है और भारतीय प्रशासन, इसका मुख्यालय इंग्लैंड में था। समझने का प्रयास कीजिएगा। कार्य क्षेत्र दो थे, इंग्लैंड और दूसरा भारत, और कार्य मुख्यालय इंग्लैंड था। कंपनी की संपूर्ण प्रशासनिक व्यवस्था और व्यापारिक व्यवस्था पर दो समूहों का नियंत्रण था। निदेशक मंडल, इसमें 24 निदेशक हुआ करते थे। इन 24 और दूसरा जो बोर्ड था वो था कोर्ट ऑफ प्रोप्राइटर्स, कोर्ट ऑफ प्रोप्राइटर्स। समझिएगा, 24 निदेशकों में से एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष चुना जाता था। चुनाव प्रतिवर्ष होता था। प्रतिवर्ष होते थे चुनाव प्रतिवर्ष होते थे और प्रत्येक वर्ष के चुनाव के बाद एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष चुना जाता था। ये जो अध्यक्ष हुआ करता था वो सीईओ की तरह एक अधिकारी हुआ करता था, जिसके अधीन संपूर्ण कार्य प्रणाली थी। चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर की तरह यह कार्य करता था। चुनाव तो होता था, लेकिन इन 24 निदेशकों का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष सहित का चुनाव करते समय मतदान किया जाता था इस कोर्ट ऑफ प्रोप्राइटर्स के उन सदस्यों के द्वारा। इसमें भी कोर्ट ऑफ प्रोप्राइटर्स के सिर्फ उन्हीं सदस्यों को मत देने का अधिकार हुआ करता था जो 500 पाउंड की राशि के शेयर धारक कम से कम 6 माह पहले से थे। इसको समझने का प्रयास कीजिएगा। मान लेते हैं 1 जनवरी 2022 को
व्यक्ति विशेष ने 500 पाउंड की राशि के शेयरों को खरीदा। वह 1 जून के बाद होने वाले चुनावों में भाग लेगा और मत देगा यदि वह कोर्ट ऑफ प्रोप्राइटर्स का सदस्य है। यही कंसेप्ट था। इसके बाद बात करते हैं कि इस अधिनियम को लाने की आवश्यकता क्यों पड़ी। 1757 ईस्वी में जब बंगाल में कंपनी के शासन की स्थापना हुई, इसके 2 कारण। प्रथम, 1757 ईस्वी में जब कंपनी की शासन व्यवस्था बंगाल में स्थापित हुई, उसके बाद क्या हुआ कि सर्वत्र अराजकता और अव्यवस्था की स्थिति ने जन्म लिया। अराजकता शब्द से तात्पर्य है कि किसी का नियंत्रण प्रत्यक्ष रूप से किसी पर रह नहीं गया, सब अपनी मनमानी करने में जुटे हुए थे। जनता का शोषण करके का शोषण करके धन अर्जित करने में ये लोग लिप्त हो गए। धन अर्जन, जनता का शोषण। अब यहां देखिएगा, बहुत बारीक बातें हैं यहां पर। मान लेते हैं क्षेत्र विशेष से अगर 100 रुपए वसूला जाता था, मान लेते हैं, भारतीय मुद्रा में ही मानते हैं, तो यह कंपनी को 100 रुपए जाना चाहिए था। और उन 100 रुपए में से कंपनी अपने कर्मचारियों को वेतन भत्ते आदि दिया करती थी। लेकिन अराजकता और अव्यवस्था की स्थिति के बाद उत्पन्न परिस्थितियों में इस 100 रुपए की जगह बहुत कम मात्रा में वहां पर पहुंचता था कंपनी के पास धन। जनता का शोषण हो रहा था, शायद जितना अनुमानित था उससे ज्यादा जनता का शोषण हो रहा था, लेकिन कंपनी को उतना धन पहुंच नहीं रहा था। पहला, इस धन को कंपनी के कर्मचारी अपने लिए इकट्ठा करने लगे, अधिकांश भाग को, और कुछ भाग कंपनी को दे दिया करते थे। जब ये कर्मचारी इंग्लैंड जाया करते थे तो इस शोषण से प्राप्त धन का प्रयोग विलासितापूर्ण जीवन जीने में करने लगे। समझने का प्रयास कीजिएगा। अंग्रेजी सरकार को कहीं न कहीं इनकी गतिविधियों पर संदेह होना शुरू हो गया था, यहीं से कि आखिर कंपनी के कर्मचारियों के पास इतना धन आ कैसे रहा है। पहला। दूसरा, 1757 के बाद भारत की राजनीतिक दशाओं में व्यापक परिवर्तन आया। उस व्यापक परिवर्तन के बाद कंपनी का उत्साह अपनी चरम अवस्था पर पहुंचा और कंपनी ने क्षेत्र विस्तार की नीति को अपनाने का निर्णय लिया। क्षेत्र विस्तार, परिणाम क्या निकला कि क्षेत्र विस्तार की नीति जब आप अपना रहे हैं तो युद्धों की संख्या बढ़ेगी। युद्धों की संख्या बढ़ेगी तो कंपनी पर आर्थिक दबाव बढ़ेगा।
आर्थिक दबाव बढ़ रहा था। परिणाम क्या निकला कि कंपनी को जितना आना चाहिए था धन, उतना धन तो आ नहीं रहा था। वो तो इंग्लैंड ट्रांसफर हो रहा था दूसरे माध्यम में, दूसरे उद्देश्य से। दूसरी ओर 1757 के पलासी युद्ध के बाद, 23 जून 1757 के पलासी युद्ध के बाद कंपनी उत्साहित होकर भारत में क्षेत्र विस्तार की नीति पर काम करने लगी, जिससे बढ़ती हुई युद्धों की संख्या के कारण कंपनी पर आर्थिक दबाव बढ़ता चला गया। एक समय ऐसा आया कि कंपनी कर्मचारियों को वेतन देने में काफी समस्या महसूस करने लगी, असमर्थता महसूस करने लगी। परिणाम क्या निकला कि कंपनी ने ब्रिटिश संसद से आर्थिक सहायता की गुहार लगाई। अब देखिए, यहां पर ब्रिटिश संसद को संदेह तो था ही कि आखिर कर्मचारियों के पास इतनी मात्रा में धन आ कहां से रहा है। वहां विलासिता पूर्ण जीवन जीने में इस धन का प्रयोग कर्मचारी करते थे, इसलिए इनको नवाब कहा जाता था। नवाब शब्द वहां के लिए कोई सकारात्मक उपाधि नहीं थी, यह यहाँ के नवाबों के भ्रष्ट आचरण का द्योतक थी। मतलब इंग्लैंड के निवासी समझ रहे थे कि ये लोग वहां के भ्रष्ट नवाबों से प्रेरित होकर यहां पर भी विलासितापूर्ण जीवन जी रहे हैं और उस तरह की शैली को अपनाने की कोशिश कर रहे हैं, इसलिए इनको नवाब कहा जाता था। पहला संदेह यहां पर हुआ। दूसरा संदेह क्या हुआ कि कंपनी की जब आर्थिक दशा कमजोर होती चली गई और एक समय ऐसा आया कि कंपनी को अपनी दशा सुधारने के लिए ब्रिटिश संसद के समक्ष ब्रिटिश सरकार से आर्थिक सहायता की गुहार लगानी पड़ी। (1772) की बात है ये। (1771) आर्थिक सहायता की गुहार लगानी पड़ी। दोनों परिस्थितियां एक ही दिशा को इंगित कर रही थी कि कुछ न कुछ गलत हो रहा है। परिणाम स्वरूप 26 जनवरी 1772 को ब्रिटिश सरकार ने एक गुप्त समिति और एक प्रवर समिति का गठन कर दिया। अब समझिएगा कि दोनों समितियां तो ब्रिटिश संसद ने ही नियुक्त की थी, गठित की थी, लेकिन इन दोनों समितियों का गठन तो ब्रिटिश संसद ने किया था, लेकिन इसके सदस्य डिफरेंट थे, अलग अलग थे, और इनसे कहा गया था कि आप अपने अपने पृथक विचार ब्रिटिश संसद के समक्ष प्रस्तुत कीजिए। गुप्त समिति ने कुछ अनुशंसाएं दी, अपनी रिपोर्ट पेश की ब्रिटिश संसद के समक्ष। उसमें कहा गया कि कर्मचारियों के द्वारा भ्रष्टाचार को बढ़ावा दिया जा रहा है। इसी तरह के विचार प्रवर समिति ने भी दिए। गुप्त समिति की अनुशंसाएं अपेक्षाकृत प्रवर समिति की अपेक्षा ज्यादा प्रभावशाली थीं, इसलिए तत्कालीन ब्रिटिश सरकार के प्रमुख लॉर्ड नॉर्थ ने मई 1773 में
ब्रिटिश संसद में एक विधेयक पेश किया जिसको रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के नाम से जाना गया। ये तो ब्रिटिश संसद के संदेह के कारण थे, कंपनी की कार्यप्रणाली में उत्पन्न दोष थे। अब बात करते हैं भारत के संदर्भ में इसमें क्या दोष थे। भारत में उस समय 1757 के बाद 1757 के 23 जून 1757 को पलासी युद्ध के बाद 3 प्रेसिडेंसियां कंपनी ने बनाई थी, 3 मुख्यालय बनाए थे, बंगाल, मद्रास और बंबई। तीनों के प्रशासन को के सुचारू रूप से संचालन के लिए पृथक पृथक गवर्नर नियुक्त किए गए थे, अर्थात 3 प्रेसिडेंसियां, 3 गवर्नर। लेकिन समस्या की क्या थी कि इंग्लैंड में जो निदेशक मंडल था, ये इन तीनों प्रेसिडेंसी के गवर्नर इंग्लैंड में स्थित इस निदेशक मंडल के प्रति उत्तरदायी थे। इन तीनों के बीच में कोई सामंजस्यता की स्थिति नहीं थी, कोई एक दूसरे के प्रति उत्तरदायी नहीं था, कोई एक दूसरे के अधीन नहीं था, निर्णय लेने में ये स्वतंत्र थे। भारत के संदर्भ में निर्देश के लिए ये निदेशक मंडल का इंतजार किया करते थे। ये सबसे गंभीर दोष था भारतीय प्रशासन में कंपनी के द्वारा जो किया जा रहा था संचालित। ये तो हो गई दोषों की बात, कारणों की बात। अब आइए रेगुलेटिंग एक्ट के विभिन्न बिंदुओं पर प्रकाश डालते हैं। अध्ययन की सुविधा से रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में वर्णित कानून को 2 भागों में बांटा जाता है। मेरे प्यारे बच्चों ध्यान दीजिएगा, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 को कार्य प्रणाली के आधार पर 2 भागों में बांटा जाता है। एक वैसे नियम जो इंग्लैंड में प्रवर्तन में थे, वैसे नियम जो भारत में प्रवर्तित हुए। ठीक, आगे बात करते हैं इंग्लैंड। इंग्लैंड में अभी हमने चर्चा की थी कि 24 निदेशकों में से 24 निदेशक कोर्ट ऑफ प्रोप्राइटर्स के उन सदस्यों के द्वारा प्रतिवर्ष चुने जाते थे जो कम से कम 6 माह पहले से 500 पाउंड की राशि के शेयर धारक हुआ करते थे, अर्थात प्रतिवर्ष पदमुक्त होते थे। कार्यकाल 1 वर्ष का ही हुआ करता था, लेकिन इस बार स्थितियां बदल दी गई। नंबर 1, मतदान का अधिकार। अब कोर्ट ऑफ प्रोप्राइटर्स के सिर्फ उन्हीं सदस्यों को मत देने का अधिकार दिया गया जो कम से कम 1 वर्ष पहले से 1000 पाउंड, पहले यह राशि 500 थी, अब 1000 कर दी गई। 1000 पाउंड की राशि के शेयर धारक हुआ करते थे। नंबर 1। नंबर 2, अब इनका चुनाव 4 वर्षों में होता था। इनका कार्यकाल 1 वर्ष से बढ़ाकर 4 वर्ष कर दिया गया।
प्रतिवर्ष ऐसी व्यवस्था की गई कि प्रतिवर्ष 1/4 सदस्य पद मुक्त होने लगे। ये थे रेगुलेटिंग एक्ट में नियुक्ति के प्रावधान। अब बात करते हैं अप्रत्यक्ष नियंत्रण स्थापित करने का प्रयास किया गया कंपनी पर ब्रिटिश संसद के द्वारा। जैसे भारत की तरफ से अगर राजस्व से संबंधित कोई पत्र आता था निदेशक मंडल के पास, उसको राजस्व विभाग को सौंपना निदेशक मंडल की अब मजबूरी हो गई। यानी कि उस पत्र पर स्वतंत्र रूप से निर्णय ले सकता था निदेशक मंडल, लेकिन उसकी जानकारी ब्रिटिश संसद के राजस्व विभाग को देनी जरूरी थी। दूसरा, सैनिक, असैनिक और धार्मिक मामलों के अतिरिक्त और किसी भी मामले से संबंधित यदि भारत से कोई पत्र निदेशक मंडल के पास आता था तो उसे राज्य सचिव के पास निदेशक मंडल को भेजना पड़ता था। ध्यान दीजिएगा, ये अप्रत्यक्ष नियंत्रण शब्द बहुत हद तक सही है। क्यों? क्योंकि इन दोनों घटनाओं से, इन दोनों प्रक्रियाओं से कंपनी पर ब्रिटिश सरकार ने नजर रखना शुरू कर दिया। इन दोनों बातों से कंपनी की कार्य प्रणाली, कंपनी की गतिविधियों, कंपनी पर आने वाली लायबिलिटीज इत्यादि पर ब्रिटिश संसद ने नजर रखने के लिए इन दोनों विधियों की व्यवस्था की। अब बात करते हैं, ये तो हो गई इंग्लैंड में प्रवर्तित कानूनों की बात। अब बात करते हैं भारत के संदर्भ में। पहले क्या होता था कि गवर्नर जनरल, गवर्नर, तीनों प्रेसिडेंसियों के गवर्नर प्रमुख अपनी अपनी प्रेसिडेंसियों के प्रमुख हुआ करते थे, निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र हुआ करते थे और इंग्लैंड में स्थित निदेशक मंडल के प्रति उत्तरदायी थे। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले बंगाल के गवर्नर को कंपनी क्षेत्र का गवर्नर बनाया गया। कंपनी क्षेत्र का गवर्नर जनरल बनाया गया। थोड़ा सा यहां बारीक फर्क है, समझने का प्रयास कीजिएगा। कंपनी क्षेत्र का गवर्नर जनरल, पहले गवर्नर जनरल थे वॉरेन हेस्टिंग्स। वॉरेन हेस्टिंग्स, वॉरेन हेस्टिंग्स कंपनी क्षेत्र के गवर्नर जनरल थे। लॉर्ड विलियम बेंटिक, जो कि 1833 के चार्टर एक्ट के तहत कंपनी के प्रशासन के केंद्रीकरण के बाद गवर्नर जनरल बनाए गए थे, वो पूरे भारतीय प्रशासन के गवर्नर जनरल थे। समझिएगा, यह कंपनी क्षेत्र का, क्योंकि उस समय कंपनी का ज्यादा विस्तार हुआ नहीं था, एक सीमित क्षेत्र में कंपनी का शासन चल रहा था, इसलिए कंपनी क्षेत्र का गवर्नर जनरल कहा जाता है वॉरेन हेस्टिंग्स को भारत का पहला। क्योंकि 1773 ईस्वी के रेगुलेटिंग एक्ट से पहले सिर्फ गवर्नर हुआ करते थे, लेकिन 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के बाद कंपनी क्षेत्र का पहला गवर्नर जनरल बना वॉरेन हेस्टिंग्स। कोई दिक्कत?
उम्मीद करते हैं कि यहां तक कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। आइए, पहले 3 प्रेसिडेंसियां हुआ करती थी, बंगाल, मद्रास और बंबई। क्या कर दिया गया कि इन दोनों में कोई रिलेशनशिप नहीं रखा गया था, मद्रास और बंबई में। इन दोनों को पृथक पृथक रूप से इनके इस बंगाल के अधीन कर दिया गया। ध्यान दीजिएगा कि सिर्फ और सिर्फ सामरिक मामलों में यानी कि गवर्नर जनरल अर्थात कंपनी क्षेत्र के गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स अर्थात बंगाल प्रेसिडेंसी की अनुमति के बिना चाहे मद्रास हो चाहे बंबई हो सामरिक कार्य नहीं कर सकती है। सामरिक कार्य अर्थात न युद्ध की घोषणा कर सकती थी किसी देशी रजवाड़े के साथ, न संधि कर सकती थी, न सहायता का विपरीत परिस्थिति में आश्वासन दे सकती थी और न ही किसी प्रकार की कार्यवाही कर सकती थी। इसी को सामरिक शब्द से वर्णित किया जाता है। सामरिक गतिविधि मतलब रक्षात्मक कार्य, युद्धात्मक कार्य इत्यादि। सामरिक मामलों में किसी भी प्रकार का निर्णय लेने से पहले बंगाल सरकार की पूर्व अनुमति की आवश्यकता मद्रास और बंबई को होने लगी। ठीक है। दूसरा, गवर्नर जनरल की सहायता के लिए एक परिषद का गठन किया गया। इस परिषद में 4 सदस्य हुआ करते थे। ध्यान दीजिएगा, 4 सदस्य हुआ करते थे। यानी कि पूरा बंगाल में जो परिषद का गठन किया गया था, 100 परिषद गवर्नर जनरल को मिलाकर कुल सदस्यों की संख्या 5 हो गई थी। 4 सदस्य परिषद के, एक गवर्नर जनरल स्वयं। किसी भी प्रकार का जो निर्णय लिया जाता था ना, वो बहुमत से लिया जाता था। बहुमत से, यानी कि मतदान हुआ करते थे और बहुमत से निर्णय लिया जाता था। आगे बढ़ते हैं। होता क्या था कि ब्रिटिश संसद को लगा कि गवर्नर जनरल निदेशक मंडल के सदस्यों के साथ गठजोड़ बनाकर अपना निर्णय लागू करने की कोशिश कर रही, ऐसा उनको लगा। इसके लिए ही उन्होंने परिषद का गठन कर दिया ताकि इस मनमानेपन को बहुत हद तक कम किया जाए, और इसलिए परिषद का गठन किया गया और गवर्नर जनरल को मिलाकर इनकी कुल सदस्य संख्या 5 हो गई। ओके। अब बढ़ते हैं आगे। बहुमत से निर्णय लिया जाता था। प्रथम 4 सदस्य जो थे इसके, वो थे फ्रांसिस क्लेवरिंग, तीसरा मानसन, चौथा बारवेल। यहां ज्ञातव्य हो कि बारवेल की जो नियुक्ति हुई थी ना, वो भारत से हुई थी, अर्थात नियुक्ति के समय बारवेल यहीं के भारत में ही किसी प्रशासनिक पद पर था और गवर्नर जनरल, कंपनी क्षेत्र के गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स की अनुशंसा पर इसकी नियुक्ति की गई थी। दूसरा, यह वारेन हेस्टिंग्स का कट्टर समर्थक था।
लेकिन बाकी जो 3 थे ना, फ्रांसिस, क्लेवरिंग और मॉनसन, इन तीनों की नियुक्ति इंग्लैंड से हुई थी और इसलिए ये गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग्स के कट्टर विरोधी हुआ करते थे। कोई दिक्कत? अब आगे बात करते हैं गवर्नर जनरल। ये तो हो गई परिषद की कार्य प्रणाली की बात। अब बात करते हैं इसी 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत, इसी 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत कलकत्ता में एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई। सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई कलकत्ता में। इसमें एक चीफ जस्टिस हुआ करते थे, 4 अन्य जज हुआ करते थे, 3 अन्य जज हुआ करते थे, एक चीफ जस्टिस। इस प्रकार जो पहला चीफ जस्टिस नियुक्त किया गया था वो था एलिजाह इम्पे। एलिजाह इम्पे। अन्य सदस्यों में चैम्बर्स, लिमेंस्टर और हाइड हुआ करते थे। चैम्बर्स, लिमेंस्टर और हाइड प्रथम 3 न्यायाधीश थे, अन्य न्यायाधीश थे, और प्रथम चीफ जस्टिस थे एलिजाह इम्पे। यह एक अभिलेख न्यायालय था। अभिलेख न्यायालय का क्या मतलब होता है कि पूरे कंपनी क्षेत्र में इसका निर्णय माना जाता था। हमारा जो सुप्रीम कोर्ट है वो भी एक अभिलेख न्यायालय है, उसका एक निर्णय पूरे भारत क्षेत्र में मान्य है, इसलिए इसके लिए अभिलेख शब्द का प्रयोग किया जाता है। यह एक अभिलेख न्यायालय था जिसके निर्णयों को मानना कंपनी क्षेत्र में अनिवार्य हुआ करता था। दूसरा, इसको सैनिक, असैनिक और धर्म से संबंधित मामलों पर निर्णय देने का अधिकार दिया गया था। तीसरा जो था अधिकार इसको दिया गया था, राजपत्र में वर्णित अधिकारों को लागू करने का अधिकार इसको दिया गया था। चौथा अधिकार जो दिया गया था ना, वह इसमें आगे चलकर संशोधन का कारण बना। हम लोग अगले वीडियो में उस चीज को देखेंगे। चौथा जो था, कंपनी के अधिकारियों मतलब क्या कहा जा सकता है, क्योंकि कानून तो बनाने की वाली संस्था सपरिषद गवर्नर जनरल थी, जो कि बंगाल प्रेसिडेंसी का प्रमुख हुआ करती थी। तो सपरिषद गवर्नर जनरल के द्वारा बनाए गए, और कानून बनाया जाता था बाकायदा बहुमत के साथ। तो विशेष बाकायदा बहुमत से निर्मित सपरिषद गवर्नर जनरल के द्वारा निर्मित कानूनों को इस कलकत्ता में स्थापित सुप्रीम कोर्ट से पंजीकृत करवाना पड़ता था। मतलब कि आप पंजीकृत, कहा जा सकता है अनुमोदन, यानी कि सुप्रीम कोर्ट को सपरिषद गवर्नर जनरल के अप्रत्यक्ष रूप से ऊपर रख दिया गया था कि कानून बनाइए आप, लेकिन जब तक उसको हम अनुमोदित नहीं करेंगे तब तक आप उसको लागू नहीं कर सकते हैं। दैट इज द कंसेप्ट ऑफ अप्रूवल।
This is only concept of approval word. It means the right of rule formation was in hand of with Governor General Council. Governor General along with Council. But the right of approval was given to Supreme Court established in Calcutta in according to on the basis of Regulating Act 1773. तो यह सपरिषद गवर्नर जनरल और सुप्रीम कोर्ट के बीच मतभेद का एक बहुत बड़ा कारण बना। ध्यान दीजिएगा, बस इसी कारण से सुप्रीम रेगुलेटिंग 1773 के द्वारा प्रदत्त अधिकारों में से चौथा अधिकार जो था, जिसके तहत सपरिषद गवर्नर जनरल को अपने अधिकार के द्वारा निर्मित कानूनों को सुप्रीम कोर्ट से अनुमोदन लेना पड़ता था, यह जो प्रक्रिया दे दी गई थी, यह इस प्रक्रिया का जो वर्णन कर दिया गया था, यही दोनों के बीच में मतभेद का एक कारण बना और मजबूर होकर 1781 ईस्वी में बढ़ते गतिरोध को कम करने के लिए ब्रिटिश संसद ने एक बार फिर गुप्त समिति और प्रवर समिति का गठन किया। एडमंड बर्ग की अध्यक्षता वाली प्रवर समिति ने 1781 में ही एक अपनी अनुशंसाएं अपनी रिपोर्ट ब्रिटिश संसद के समक्ष पेश कर दी, जिसके आधार पर एक कानून बना जिसको बंगाल जुडिकेचर एक्ट 1781 या एक्ट ऑफ सेटलमेंट 1781 या संशोधन अधिनियम 1781 के नाम से जाना जाता है, जिसको हम लोग अगले अध्याय में पढ़ेंगे विस्तार से। उसमें इन सभी गतिरोधों को कम करने का प्रयास किया गया था। अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।